चलिए हिंदी के सामान्य हिंदी का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो वीडियो चल रहा था, है ना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर चर्चा की हुई थी, ठीक है। और अब जो है हम लोग वहाँ से ही आगे बढ़ेंगे। जितने लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, हम इन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। क्रियार्थक, संज्ञा, वर्ण, अक्षर, मात्रा, इन सभी पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो पहले भाई जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले आप देख लीजिए। और हम वहाँ पर देखे थे समास तक, ठीक है। ये जो प्रश्न क्रमांक है हमारे पास में 6 के दोनों हम लोग देख चुके थे। प्रश्न क्रमांक 7 से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है बात। तो चलिए देखते हैं हम लोग। संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है, ठीक है, संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है। और हमारे पास शब्द है निरोग, शब्द है निरोग। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था बहुत कुछ। मुझे लगता है बार बार वही चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर निरोग नामक शब्द को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे, निरोग को लिखेंगे हम लोग क्या, निह धन रोग, निह धन रोग। यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब भी विसर्ग के पहले अगर कोई लघु मात्रा है, अ, ई, उ, अगर इस प्रकार की मात्रा है और विसर्ग के बाद में र आता है, तब वहां पर होता क्या है कि इस स्थिति में संधि के पश्चात ये जो मात्रा है इसका क्या हो जाता है भाई, ये अपने बड़े रूप में आता है। जैसे अगर हम चाहें तो यहां पर बता सकते हैं क्या, निह धन रज, ये हो जाता है क्या हमारे पास में, नीरज। अगर हम इसी को कह दें निह धन रस, नीरस, इस प्रकार से। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे अब कि आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमने ये निरोग के बजाय हमने तो इस प्रकार से भी निरोग लिखते देखा है। बिल्कुल आपने देखा होगा और आपने गलत नहीं सही देखा है। कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको प्रचलन के लिए या एक परिपाटी के तौर पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है तद्भव रूप बताकर। जैसे वास्तव में जो सही शब्द है वह है क्या, चिह्न। ये वर्तनी रूप से शुद्ध है, ये वर्तनी रूप से शुद्ध है। परंतु यदि आप ऐसा लिखते हैं तो वर्तमान में इसे तद्भव रूप बताकर स्वीकार कर लिया गया है। वैसे तो वर्तनी रूप से वो अशुद्ध है, परंतु अब उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो अगर आपको कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ये दोनों ही ऑप्शन में बोलेगा कौन वर्तनी रूप से शुद्ध है, तो आप यही बताओगे। लेकिन आप अपने दैनंदिनी जीवन में अगर ऐसा भी लिखते हैं तो कोई वहां पर आपके अंक नहीं कटेंगे, ठीक है बात। ठीक वैसे ही निरोग नामक शब्द को भी तद्भव रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वर्तनी रूप से ये निरोग ज्यादा शुद्ध है। ये तत्सम रूप कहलाएगा और ये तद्भव रूप कहलाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तब आपको इसे चुनना है। लेकिन अगर इसके बारे में पूछा जाए क्या ये वर्तनी रूप से शुद्ध है, आप बोलोगे हाँ शुद्ध है, तब भी शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। निरोग और चिन्ह, इन दोनों शब्दों को याद रखना। यहां वास्तव में बड़ा ई होना चाहिए और ये चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है बात। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब दूसरा तो विसर्ग संधि था वहां पर, तदधित, इसको हम लिखेंगे तत् धन हित। भाई ये व्यंजन संधि है। क्या ये व्यंजन संधि। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर इतने आसानी से हम लोग कैसे सोच पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो उसके लिए मेरे संधि वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा संधि नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए संधि वाले वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और वहाँ से आप समझिएगा ये व्यंजन संधि है, जिसमें अगर ये त और ह का मेल हो रहा हो, त और ह का मेल हो रहा हो, तो त जो है द में और ह जो है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तत् धन हित को हम लोग यहाँ पर, अगर मैं त को लिख दूं द और उसके बाद में यहाँ पर ध रहे जिसके ऊपर ई की मात्रा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में, ऐसी स्थिति में आपको पता है कि इसे हम लोग द और इसके नीचे ध लिखते हैं, जहाँ ध पूरा है और द आधा है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप जाकर जरूर देखिएगा। जैसे अगर आप लिखते हो द्वारा, अगर आप द्वारा लिखते हो तो वास्तव में यहाँ पर द आधा हुआ और वह पूरा हुआ, द्वारा, ऐसा होता है द्वारा। वैसे ही यहाँ पर तद्धित में ये द आधा है, ध पूरा है, त का परिवर्तन हुआ है द के रूप में, ह का परिवर्तन हुआ है ध के रूप में और बन गया था ये तद्धित। ठीक है बात। तीसरा शब्द है हमारे पास पावन, ठीक है। पावन, मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको ऐसा लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा था। तीसरा है हमारे पास में क्या, पावन। देखो पावन लिखना है हमको। पावन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए देखो अय आए औ आओ, आप समझेंगे क्या, अय आए औ और आओ।
अय आय अव आव देखते ही आप समझ जाएंगे कि भाई यहां पर कौन सी संधि है भाई, अयादि। क्या संधि है, अयादि। ये तो याद रहना चाहिए हमको, ये याद रखने वाली बातें होती हैं क्या, कि आ ई और ऊ को, आ ई और ऊ को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अब इसके बाद में ए ओ अर, आ ई ऊ को दीर्घ कहते हैं, ए ओ अर को गुण कहते हैं, ऐ औ को वृद्धि कहते हैं, य र व को यड़ कहते हैं, और अय आय अव आव को अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे ही आप यहां पर देखो आव, देखो आव है यहां पर, पाव पाव है यहां पर, तो इसी से हम समझ जाएंगे कि अय जो बनता है, हमें ध्यान होना चाहिए, ये बनता है ए, आय जो बनता है ये बनता है ऐ, अव बनता है ओ, और आव बनता है औ से। ऐसी स्थिति में हम यहां पर लिख देंगे क्या, पौ धन अन। क्या लिखेंगे भाई, पौ धन अन। बिल्कुल जो मैं भी बोला कि आपको मुंह जबानी रहना चाहिए, क्या कि कौन सा दीर्घ संधि है से लेकर अयादि संधि तक। तो ये बन गया पौधन अन। गलती से भी बहुत सारे लोगों ने इसको लिख दिया है भाई पोधन अन। क्या लिख दिया है, पोधन अन कईयों ने लिखा हुआ है, एकदम गलत है, क्योंकि आपने अगर पो लिखा तो ये क्या बनेगा, अव, और इसलिए पोधन अन बन जाएगा क्या, पवन। पोधनन क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। ये पावन है इसलिए आपको क्या लिखना है, पौधन अन लिखना है। क्या लिखना है, पौधन अन। चलो चौथे पर जाते हैं हम लोग। चौथा है हमारे पास में क्या, राकेश। क्या है हमारे पास, राकेश। और राकेश हम लोग कैसा लिखेंगे, देखिए भाई, राकेश हमको लिखना है राका धन ईश। क्या लिखना है भाई, राका धन ईश। ध्यान रखेंगे ये ईश और इंद्र बार बार उपयोग होता है। ए ओ अर को क्या कहते हैं, ए ओ अर को गुण कहते हैं, और इसको याद रखेंगे कि ए बनाने के लिए या तो इंद्र या तो फिर ईश का प्रयोग होता है। तो इंद्र हमेशा छोटा ही होता है और ईश हमेशा बड़ा ही होता है, तो बिल्कुल इसको ईश ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या, हमारा चंद्रमा, राका धन ईश, ठीक है। तो इतना ये आपको लिखना है। किस तरीके से लिखना है यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिख दिया हमने लिख दिया निरोग, पौधन अन, तत्धन हित, राका धन ईश, इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। चलो उपसर्गों से यहीं पर ही देख लेते हैं। उपसर्ग में लिख के नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट भाई उपसर्ग से शब्द रचना, ये तो भाई मुंह जबानी आपसे यूं ही बनना चाहिए। आप अगर हिंदी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपके जुबान में ये सारे शब्द जो आते हैं, कम से बन जाएगा, कम उम्र बन जाएगा, कम सिन बन जाएगा, स्वयं से बन जाएगा, स्वयं भू, स्वयं सिद्ध, ये सब आप लोग आसानी से लिखे हैं और 95% लोगों ने इसको सही लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक एक शब्द की रचना कीजिए प्रत्ययों में से, प्रत्यय से एक एक शब्द की रचना करना है। आकू तो पढ़ाकू बोल लो, लड़ाकू बोल दो, आ सुता बोल दो, निर्जा बोल दो, नी शेरनी मोरनी बोल दो, आवत कहावत महावत, इस प्रकार की बातें बोल दीजिए। अच्छा एक एक शब्द बोला है तो एक एक ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आकू से पढ़ाकू लिख दिया हमने, आ से सूता लिख दिया हमने, नी से शेरनी लिख दिया, आवत से कहावत लिख दिए, बात खत्म। देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी ऐसे आपको टाइम बिना ज़्यादा वेस्ट किए जल्दी जल्दी यहाँ पर काम करना है। टाइम आपका कहाँ यूज़ होगा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। देखो अगर ऐसे चीज़ों में आपको समस्या है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा। वो पीडीएफ आप प्रिंट निकाल के पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। इन सभी शब्दों का हमारे पास में कलेक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं, या आपके पास और अच्छे अच्छे किताबें भी होंगी, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और उन शब्दों को अपने जीवन में भी उपयोग कीजिए, तब याद होगा। रटिए मत। अली अली, ये तो आप सुने होंगे, अली कली सो बंधियों आगे कौन हवाल, बोलते थे ना, क्या नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंधियों आगे कौन हवाल, ये आप सुने होंगे। जिसमें अली शब्द का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भौरा, और अली मतलब होता है क्या, सखी, सखा। आदि, न आदि है न अंत है उसका, अर्थात आरंभ। आदि मतलब क्या, आरंभ। और इस आदि का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आदत लगना। इस आदि का मतलब क्या होता है भाई, आदत लगना। इसका मतलब होता है क्या, आरंभ। इसका मतलब होता है क्या, आदत लगना। शब, शब मतलब रात, सुने होगे ना, तू ही मेरी शब है सुबह है
नहीं गाता हूं मैं गाना अच्छा, लेकिन तुम लोग को याद कराने के लिए करना पड़ता है यार, क्या करोगे। जो भी आप सुन रहे हो ना, वो आप उसको थोड़ा सा कान में अच्छे से डालो, खाली म्यूजिक का आनंद मत लेते रहो। जो भी गाना सुन रहे हो तो भी उसको अच्छे से सुनो, समझो। अगर बोल दिया तू ही मेरी शब है सुबह है, तो शब मतलब रात हो गया ना, तू ही मेरी रात है और तू ही मेरी सुबह है, ये सब। और ये वाला सब मतलब सब कुछ, टोटल ऑल। फन, फन मतलब क्या, ये फन मतलब क्या, फन मतलब सांप का फन, ठीक है। और ये फन मतलब क्या, हुनर, इस प्रकार से। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ये देखो। अली मतलब क्या लिख दिया गया भाई, भ्रमर। अली मतलब भ्रमर या भौरा, आसान शब्द में लिख दो, भौरा लिख दो। अली मतलब क्या लिख दिया हम लोगों ने, सखा। आदि आरंभ, आदि आदत। शब रात, सब संपूर्ण, है ना। फन सांप का सिर, और फन मतलब गुण या हुनर, ठीक है बात। तो ये सारी बात बता दी गई आपको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, यहां पर एक है शुद्ध रूप लिखना है। बहुत आसान शुद्ध रूप दिए गए थे इस बार, ठीक है, बहुत आसान शुद्ध रूप दिए गए थे। देखो यहां पर जब अगर कंठ लिखना हो, आपको पता है, आप अगर कंठ ऐसा लिखते, मैं यहां पर एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, अगर आप कंठ ऐसा लिखते हैं तो भी शुद्ध है। लेकिन अगर यहां पर इसे आप अंक की मात्रा को अगर आप क्या करो, बदलना चाहो, तो आपको बदलना होगा इसे कुछ इस रूप में। ये होगा कंठ, ये न नहीं लगा सकते आप, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कंठ होगा। क्योंकि ध्यान रखें, हमें अंतर समझना होगा अनुस्वर और अनुनासिक में। अनुस्वर और अनुनासिक, अनुनासिक, इसमें एक अंतर हमको समझना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप देखते हैं अंगा, इया, अणा, न और म, ये जो हैं आप देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के ये पंचम अक्षर हैं। स्पर्श व्यंजन के पंचम अक्षर हैं। अगर आप किसी भी अंक की मात्रा को स्पर्श व्यंजन के पंचम अक्षर से अगर बदल देते हैं, पंचमाक्षर ही अनुनासिक के हैं, तो अगर आप उसे बदल सकते हैं, अगर आप बदल सकते हैं तो वो अनुनासिक के होंगे। और इस स्थिति में आप यहां पर ऐसा न नहीं लगाएंगे। अनुस्वर क्या होते हैं, जो कि हमेशा या तो अंक की मात्रा में या तो चंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देगा। अनुस्वर हमेशा क्या दिखेंगे, बिंदु या चंद्र बिंदु के रूप में। जबकि आप कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप बिंदु या बिंदु को क्या करते हैं, आप अनुनासिक के में बदल सकते हैं। अब उसको बदलने का भी एक नियम है, स्पर्श व्यंजन का जो वो वर्ग है उसी में बदलेगा। जैसे अंगा में कौन बदलेगा, क वर्ग वाले। कौन बदलेंगे, क वर्ग वाले। फिर इया में च वर्ग वाले बदलेंगे, ठीक है। फिर अणा में कौन बदलेगा, ट वर्ग वाले, ट वर्ग। न में त वर्ग बदलेगा, त वर्ग, ठीक है, यहां पर बदल जाएंगे त वर्ग। और म में कौन बदलेगा, यहां पर प वर्ग, ठीक है। मतलब कि क्या, क ख ग घ, तब आया अंग। तो आपके पास जैसे अगर मैं लिख देता हूं गंगा, गंगा, अगर मैं लिख देता हूं गंगा, तो यहां पर गंगा, इसको देखना है आपको। यहां पर देखो एक ग है ना, इसलिए आप इसको लिखोगे क्या, गंगा। क्या लिखोगे, गंगा। यहां अंग की मात्रा बदल गई किसमें, अंगा में। यदि आप लिखते हो क्या, चंचल, ये मैंने लिख दिया चंचल, तो देखो यहां पर च है, इस वाले च को देखना है, जिस पे मात्रा लगी उसको नहीं देखना है। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, चंचल। क्या लिखोगे भाई, चंचल लिखोगे। जैसे अगर हमको लिखना है क्या, पंडित, मैंने लिख दिया जैसे पंडित, ये लो मैंने पंडित लिखा। अब ये ड है, ट ठ ड ढ अणा, तो यहां पर ये पंडित कैसा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से पंडित। ये देखिए आप पंडित, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब वैसे ही यहां पर ठ है, ट ठ ड ढ अणा, भाई ठ है तो न कैसे आ सकता है, यहां पर क्या आएगा, अणा आएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, न कब आएगा, जब हम लोग क्या बोलेंगे, त थ द ध न, तब आएगा। मतलब कि त के रूप में, अंत, या थ के रूप में, या द के रूप में, मंद मंद, इस प्रकार से कोई भी आप कहते हैं तब ना आता, ठीक है। तो ये इसमें गलती थी, हमने सुधार दिया। सूची पत्र, यहां पर क्या गलती है, तो यहां पर है भाई ये मात्रा
त्रुटि सूची पत्र हो जाएगा। रुपया में हम देखेंगे तो यहाँ पर मात्रा त्रुटि है, र में बड़ा ऊ लगा है, र का छोटा ऊ लगाना है। ध्यान रहे र में छोटा ऊ ऐसा लगता है, र में बड़ा ऊ ऐसा लगता है, ठीक है बात। इसके बारे में एक और वीडियो बना हुआ है हमारा, देखेंगे आप। चलो इसके बाद हम देखते हैं चौथा संग्रहित। संग्रहित नहीं होता है भाई, होता है क्या, संग्रहित। क्या होता है भाई, संग्रहित, ठीक है। अनुग्रह से अनुग्रहित बनेगा, संग्रह से संग्रहित बनेगा, ध्यान रखेंगे इसका। फिर उसके बाद में आते हैं क्या, घनिष्ठ। अरे घनिष्ठ नहीं होता है भाई, होता है क्या, घनिष्ठ। क्या होता है, घनिष्ठ। और ये अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है भाई, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। अंत अक्षरी, अंत्य अक्षरी, ये हो गया भाई, अंत्याक्षरी होता है। तो इस तरीके से इसको सुधार करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बात। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वाक्यों के शुद्ध रूप, अच्छा ये मॉडल आंसर में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कंठ, सूची पत्र, रुपया, संग्रहित, घनिष्ठ और अंत्याक्षरी, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग। आकाश में वर्षा ऋतु में काले बादल, अच्छा नहीं, आकाश में वर्षा ऋतु में बादल छाए रहते हैं। देखो कितनी बड़ी गलती यहाँ पर, ये आकाश और फिर वर्षा ऋतु। में शब्द का मतलब होता है अधिकरण लगा हुआ है। अधिकरण का मतलब होता है क्या, में या पर। अधिकरण कारक में क्या लगता है भाई, में या फिर पर। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये सब पढ़े होगे आप लोग, है ना। चलो तो में का मतलब क्या, में का मतलब वहां पर क्या है, अधिकरण। और यहां पर याद रखिएगा हमेशा नियम क्या है, नियम ये है कि कालवाचक अधिकरण पहले आएगा, बाद में स्थानवाचक आएगा। क्या आएगा भाई, पहले काल फिर स्थानवाचक अधिकरण आता है। ये वाक्य रचना का नियम है। वाक्य रचना का नियम जो है एक बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यहां पर हमको लिखना होगा कि वर्षा ऋतु में, क्या लिखना है, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं, ठीक है। आकाश में नहीं बोलना है, पहले स्थान नहीं बताना है, पहले क्या बताना है, काल बताना है। हमेशा याद रखेंगे, सदैव इस बात को ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य क्या है हमारा, चिकित्सक ने वृद्ध से पूछा कि आपकी आयु क्या है। बिल्कुल गलत बात, आयु थोड़ी ना पूछते हैं यार किसी का, पूछा जाता है उनकी उम्र। क्या पूछा जाता है भाई, उम्र पूछा जाता है। आयु कोई कैसे बताएगा, हैं। आयु, आयु मतलब क्या, जब खत्म हो गए, कोई 72 वर्ष की आयु में खत्म हो गया, कोई 80, कभी आयु खत्म, किसी की आयु नहीं, उसकी उम्र पूछी जाती है। मतलब कि आप अभी तक कितना जी चुके हैं, वो उम्र है। और आयु मतलब खत्म होने के बाद। तो किसी की आयु नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है, उम्र पूछा जाता है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। देखो यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है। हस्ताक्षर बहुवचन होता है। क्या होता है भाई, बहुवचन होता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर अपने आप में बहुवचन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ऐसा हो जाएगा। पढ़ करके देखते हैं एक बार, चलो। चिकित्सक ने वृद्ध से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, देखो बोला था। और ये क्या हो जाएगा, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ठीक है। चलो मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग देखते हैं हम लोग। यहीं पर रीड कर लेते हैं एक बार इसको, बस, है ना। मुहावरे वगैरह याद रहता है हमको। गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल किसको बोलते हैं, जो गरीब घर में एक विद्वान बच्चा अगर जन्म लिया हो तो उसको बोलते हैं गुदड़ी के लाल। जैसे अब्दुल कलाम जी क्या थे, गुदड़ी के लाल थे। ऐसे विभिन्न लोगों को, प्रेमचंद जी गुदड़ी के लाल थे। ऐसे प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। गुलर का फूल होना मतलब क्या, वही वो ईद का चांद होना टाइप, क्या दुर्लभ होना, दिखाई ना देना। गुलर का फूल होना, दिखाई ना देना, ठीक है। इस सेंस में आप वाक्य बना सकते हो। ऐसा क्या काम करने लगे हो कि गुलर के फूल हो गए हो, ठीक है। बात, पीएससी की तैयारी कर रहा हूं बोलो उसको, और गुलर के फूल ही रहूंगा जब तक ना बन जाऊंगा। फिर बताओ, कच्चे घड़े में पानी भरना अर्थात व्यर्थ काम करना, अर्थात मतलब समय भी नष्ट करना, बर्बाद करना, और पैसा भी बर्बाद करना। कच्चे घड़े में कोई पानी भरेगा, फूटेगा ना मटका। मतलब देखो, वास्तव में तो मुहावरों के शब्दार्थ नहीं भावार्थ पड़ जाते हैं। तो कच्चे घड़े में पानी भरने से क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई अगर कच्चा घड़ा में पानी भर रहा है मतलब व्यर्थ कर रहा है, पानी भर के समय भी और धन भी व्यर्थ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए श्रम और अर्थ दोनों का व्यर्थ जाना, कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब श्रम और अर्थ दोनों का व्यर्थ जाना। वाक्य प्रयोग, बिना पाठ्यक्रम देखे किताबों का संकलन करना ही कच्चे घड़े में पानी भरना है। हाँ,
बेसिक तैयारी चालू कर ली है और आपको सिलेबस ही नहीं पता, बहुतों के पास सिलेबस ही नहीं होता है। अब आपके पास सिलेबस ही नहीं है या आपने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए वो देखे ही नहीं है और उठा करके ले आए किसी भी, एक उदाहरण के लिए अगर मैं ले लेता हूँ कि संविधान, अगर एक विषय ले लेता हूँ, आप उठा करके ले आए बढ़िया, आपने पहले तो उठा करके सुभाष कश्यप पढ़ दिया, फिर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ दिया, फिर डी बसु पढ़ दिए, 6-8 महीने संविधान ही पढ़ते रह गए। अब तैयारी आपकी होनी थी 1-1.5 साल में, कहाँ से होगी तैयारी? तो उससे अपने समय भी व्यर्थ किया, पैसा भी वेस्ट नहीं करना था उतना। भाई पीएचडी थोड़ी नहीं करना है संविधान में। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है, वो किसी एक विषय से इतना प्रेम करने लगते हैं, घातक है आपके पीएचडी की तैयारी के लिए वो। ठीक है बात, तो ध्यान रखेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? कच्चे घड़े में पानी भरना, मतलब बिना पाठ्यक्रम देखे किताबों का संकलन करना ही कच्चे में पानी भरना है, ऐसा आप उदाहरण बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया को परिभाषित करना, मैं यहाँ पर लिख करके देखता हूँ। पहले क्रिया को परिभाषित कर कर्म के आधार पर इसके भेद बताइए। ठीक है, क्रिया को परिभाषित करना है हमको। क्रिया क्या है? तो जब जिस भी शब्द से हमें, या कहना चाहिए कि संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, अर्थात हम बोलेंगे जिस शब्द से कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कार्य के होने या करने का जिससे पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये मत ढूंढने लगना कि जिसके पीछे में ना लगा होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो क्रिया में बार बार बोलते हैं हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। तो सब में ना लगा है। अब मैं बोल दिया एक शब्द खजाना, खजाना क्या क्रिया है? तो ध्यान रखा करें इस बात का, जिस भी शब्द के पीछे ना लगा है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसी बकवास बातें मत लिखा करो, कुछ लोग लिखे हो ऐसा तो बिल्कुल एक सिरे से काट दिया जाएगा। बल्कि ऐसा आंसर लिखने से तो अगले प्रश्न का भी नंबर कटेगा तुम्हारा, कि हिंदी का इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो बकवास बातें नहीं लिखना है, सही तरीके से लिखना है। क्या कि शब्द के जिस रूप से हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। 2 लाइन में परिभाषा आ जाएगा। अब बोला कर्म के आधार पर भेद बताइए, तो भाई कर्म के आधार पर इसके हैं 2 भेद। कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? इसके 2 भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 भेद हैं। एक को हम कहते हैं क्या? सकर्मक। क्या बोलते हैं भाई? सकर्मक। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या? अकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्या है पहले समझ लो, फिर क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। सकर्मक किसे कहते हैं भाई? तो सकर्मक वो है जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा हो। कहां पर पड़ रहा हो? कर्म पर क्या है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, और अकर्मक क्या है? जहां पर क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा हो, या तो सीधे कर्ता पर पड़ रहा है या तो सीधे सीधे कहां पर पड़ रहा है भाई? कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे अब उदाहरण से समझना, जरूरी नहीं है कि वहां पर उस वाक्य में कर्म हो। जैसे मान लो कि बात मैं कहता हूं राम आम खाता है। मैंने क्या कहा? राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यहां पर जो क्रिया है खाना, किसको खा रहा है? आम को। तो आप बोलोगे ये सकर्मक है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि राम खाता है, इस स्थिति में बताओ, अगर मैं कहता हूं राम खाता है, तो यहां पर कर्म है क्या? नहीं। ये हो गया क्या? कर्ता। ये हो गया क्या? क्रिया। यहां कर्म है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पर एक भाव को समझो। अगर मैं कहता हूं कि राम खाता है, अगर मैं कहता हूं कि राम खाता है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो खाएगा, कुछ ना कुछ तो है जिसको वो खा रहा है। खाना खा रहा है, आम खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। तो खाता है में प्रश्न अगर आप उसको पूछो ना राम को, राम खाता है, क्या खाता है? अब बताओ क्या प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि नहीं? क्या किसी भी कर्म के बिना ये खाना वाला क्रिया है वो संभव है क्या? नहीं। इसलिए ये भी सकर्मक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, यह भी क्या है? सकर्मक है। तो अकर्मक क्या है? अकर्मक क्या है? ध्यान देंगे अकर्मक क्या है कि अगर मैं बोलूं राम हंसता है, राम हंसता है, अब यहां पर बताओ राम अगर हंस रहा है तो ये हंसना, इसको पूछो ना क्या राम क्या हंसता है, आपको आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको सकर्मक अकर्मक अगर पहचानना है तो आप हमेशा सदैव ही क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि जो क्रिया मुझे दी गई है अगर मैं उससे पूछता हूं क्या, और अगर उसमें सामर्थ्य है कि वो उत्तर दे सके, भले उस वाक्य में उत्तर दिया है या नहीं दिया है, डजंट मैटर। अगर उत्तर दिया है तब तो वो सकर्मक है ही, अगर उत्तर नहीं दिया है और देने की संभावना है तब भी वो क्या है? सकर्मक। आप बोलो हंसना, रोना, नहाना, इनके उत्तर मिलेंगे? नहीं। दौड़ना नहीं, चलना नहीं, तो वो सारे अकर्मक है।
लेकिन अगर बोल दूं मैं राम खेलता है तो भाई कुछ तो खेलेगा, लूडो ही खेल लेगा यार, लेकिन खेलेगा ना। तब मतलब क्या है वहां पर, राम खेलता है कुछ तो खेलेगा, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुछ तो खेलेगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सकर्मक। तो वाक्य को केवल रीड मत कीजिए कि राम आम खाता है, आम दिखा तो सकर्मक, राम खाता है आम नहीं दिखा तो अकर्मक, ऐसा नहीं होता। ठीक है बात। इस बात को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। चलो इसको आप लिखेंगे कैसे, उस पर जाते हैं। देखिए यहां पर बना है, क्रिया को परिभाषित कर कर्म के आधार पर इसका अंतर करना है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए यहां पर कि जिस शब्द से कार्य का होना या करना प्राप्त हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, गाना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना इत्यादि। देखो 2 लाइन में ये कंप्लीट हुआ। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, हमने लिखा सकर्मक, अकर्मक। पहले हमने दोनों भेद का नाम लिख दिया, उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं सकर्मक, जिसमें जिस क्रिया का कर्म होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का कर्म होता है अर्थात अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। ये 2 प्रकार के थे। अच्छा देखो अब शायद, अच्छा 5 नंबर का है भाई ये, तभी इसमें और एक्स्ट्रा बताया गया है। क्या बताया गया है, सकर्मक के भी भेद बता दिए गए हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, इस प्रकार से इसको बताया गया है। पढ़ लेते हैं भाई, लिख दिया है इन्होंने, बढ़िया। एक कर्मक और, अरे एक कर्मक और क्या बता दिया गया भाई, द्विकर्मक। अब एक कर्मक और द्विकर्मक मैं बता देता हूं। खैर 5 नंबर का बात है और जितना स्पेस है आपको एक कर्मक द्विकर्मक तो बताते बनेगा नहीं। अगर आप नहीं भी लिखे हुए ऐसा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। खाना, पीना, लिखना, खेलना, ये यहां पर बता दिया गया। ये सारे क्या हैं, कुछ ना कुछ तो खाएगा, पिएगा, लिखेगा तो कुछ तो लिखेगा, शायरी लिख रहा है कि आंसर लिख रहा है कुछ तो लिखेगा, खेलना कुछ तो खेलेगा, तो ये सारे क्या हो गए भाई, सकर्मक। अब सकर्मक में एक कर्मक द्विकर्मक क्या है वो भी सुन लो। यहां लिखने की जगह नहीं है, आप लिख भी नहीं पाओगे, लेकिन सुन लो। अगर बोला गया कि अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हमारे हिंदी में अध्यापक के लिए ऐसा नहीं बोला जाता। क्या बोलेंगे, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। क्या बोलेंगे, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। अब बोला गया शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। अब क्या और किसको, दोनों प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो चूंकि यहां पर 2 कर्म है, चूंकि यहां पर 2 कर्म है, एक विद्यार्थी भी और एक हिंदी भी, इसलिए द्विकर्मक हो गया। तो सकर्मक अगर कर्म है तो वो एक है, अगर हिंदी पढ़ाते हैं तब वो एक कर्मक है। अगर बोला गया विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी और हिंदी 2 कर्म हैं, तब हो जाएगा क्या, द्विकर्मक। ठीक है, ये मैं जानकारी के लिए बता दिया, लिख तो पाओगे नहीं, यहां पर जगह भी नहीं है। दूसरा हम लोग लिखेंगे अकर्मक। तो अकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हंसना, रोना, नहाना, दौड़ना, चलना, घूमना, फिरना, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई। उसमें दौड़ना क्या दौड़ता है थोड़ी ना बताओगे। ठीक है बात। तो इस तरीके से जो है इसको आपको देखना है, समझना है। ठीक है बात। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 12वां। यही तो थे ना हम लोग, हाँ, प्रश्न क्रमांक 12वां। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हुए चलेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 12वां का, कि भाई किसने किसने क्या क्या लिखा है। देखो ये जो है ना, ये पत्रिकाओं के संपादक, प्रकाशन वगैरह है ना, तो इसका एक पीडीएफ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के जो है हमारे पीडीएफ बने हुए हैं ना, वो आपको शेयर करना जरूरी है। मैं यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हूँ, उसको अगर डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका पूरा बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो पूरे आंसर के लिए आपको भाई आप व्हाट्सअप करना होगा, कीजिए व्हाट्सअप, आपको दे दिया जाएगा। तो निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशन के स्थान लिखिए। बंगदूत के संपादक रहे कौन, हमारे राजा राम मोहन राय जी, है ना। राजा राम मोहन राय जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कलकत्ता से किया इन्होंने। अब राम मोहन राय जी कर रहे हैं तो कलकत्ता से ही करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधनी लिखी है। ठीक है बात, बनारस से, ये वही थी आई थिंक, मतलब मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ 5%, लेकिन शायद वही थी जो केवल महिलाओं के लिए पत्रिका निकाली गई थी संभवतः। ठीक है, ऐसा याद आ रहा है मुझे। जागरण मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारस से निकाला था। कर्मवीर, ये तो भाई व्यापम का भयंकर फेवरेट क्वेश्चन है, कर्मवीर को इतने बार पूछा गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना, जबलपुर से उन्होंने निकाला। ठीक है, कर्मवीर पत्रिका। अभ्युदय किन्होंने निकाला था भाई, मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयाग से निकाला था। ठीक है, ये सारा चीज हमको ध्यान में रखना होता है।
उसी में अगला पार्ट आता है हमारा क्या कि रचना और रचनाकार। अब देखो स्पेशली बोला गया है कि हिंदी के रचना रचनाकार साहित्यकार नहीं पूछेंगे, क्या छत्तीसगढ़ वाले ही पूछेंगे। तो पूछे हैं भाई, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के बारे में पूछा गया कि एक रचना सुबह की तलाश लिख दिया हमने। अचरा के माया किन्होंने लिखा है, बुधराम यादव जी ने लिखा है। श्रृंगार शतक, वास्तविक जो श्रृंगार शतक है वो तो भर्तृहरि तो लिखे ही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ से रिलेट करके पूछता है, तो आप बलदेव प्रसाद मिश्र जी का नाम लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो यहां पर पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। ये जो है ना, आप ध्यान देना, हिंदी साहित्य को लेकर के प्रश्न बनते ही हैं और हिंदी साहित्य को लेकर के आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वीरगाथा काल, मतलब वीरगाथा काल या कहना चाहिए हमारे पास में आदि काल और भक्ति काल और रीति काल, इन तीनों को लेकर के ही प्रश्न बार बार आते हैं। या तो प्रश्न इस प्रकार का आता है इनके नाम वाले, या तो इस बार इस प्रकार के प्रश्न हमने दिए हैं क्योंकि पीएससी ने भी ऐसा प्रश्न दिया था, या तो फिर एक होता है क्या कि सीधे सीधे यहाँ पर ये 3-3 नंबर का है ना, तो 6 नंबर में जो है आपको सीधा आदि काल पर टिप्पणी करने के लिए, या फिर रीति काल पर टिप्पणी करने के लिए, भक्ति काल पर टिप्पणी करने के लिए, या भक्ति काल के संतों के या भक्ति काल के क्या है हमारे साहित्यकारों के लेखकों के कुछ रचना के नाम लिखने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी सेम वही पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है भाई। यहां पर सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर बता देता हूं, बाकी 2 पेज का मात्र एक पीडीएफ है, उसको आपको पढ़ लेना है, वहां से आपके प्रश्न सारे बन जाएंगे। क्या बोला गया? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के काल। भाई रामचंद्र शुक्ल जी के ही तो विभाजन काल को हम लोग आधार मान करके पढ़ते हैं, तो इनका तो हमको याद रखना ही है कि भाई आदि काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल है, और क्या है आधुनिक काल या गद्य काल है। ठीक है, बात ये है। अब इनका कालक्रम क्या दे दिया इन्होंने, 1050 से 1375 तक, 1375 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक, और 1900 से लेकर के अब तक को हम लोग बोलते हैं क्या, आधुनिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, प्रश्न आधुनिक काल को लेकर के अभी तक नहीं आया है ना, अगर कभी पूछा तो वही छायावाद के कवि वगैरह टाइप को पूछ देता है, बाकी फिर उतना नहीं। ये 3 कालों को जो है बार बार पूछा गया, तो उनको तो पढ़ना ही चाहिए। अगले प्रश्न में फिर से बोला गया क्या कि आदि काल को अलग अलग साहित्यकारों ने, विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो क्या नाम दिया गया है? ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल, मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल। देखिए मिश्र बंधु वही हैं, 3 भाई थे लोग, और उन्हीं की ही किताब को आधार मानकर या उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है ये काल विभाजन किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनको आप जानते ही होंगे, इनका है बीजवपन काल। राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने कहा है इसको सिद्ध सामंत काल। राम कुमार वर्मा जी ने इसको संधि काल या चारण काल कहा है। अब चारण काल ग्रियर्सन ने भी बोला है, इन्होंने भी, तो संधि काल लिखना जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदि काल कहा है। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको जो है वीरगाथा काल कहा है। ठीक है बात, तो वीरगाथा काल या आदि काल के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, बाकी ये सारे नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर मुझे आपसे बहुत कुछ चर्चा करना है। ये यहां पर पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, और इसका सारांश लिखना है। यही वो जगह है जहां के लिए मैं इतने देर तक आप लोग को बोल रहा था कि भाई समय बचाइए, समय बचाइए, समय बचाइए, समय बचा के यहीं आपको लगाना है। देखो ये पूरे 5 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न होता है। 5 नंबर में आपको सारांश लिखना है, और एक प्रश्न इसमें बनता है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भाई शीर्षक कब दे पाएंगे हम लोग? शीर्षक देने के लिए हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान तो हो, तो इसके लिए इसको अच्छे से पढ़ के रखना जरूरी है। अब गद्यांश का सारांश कैसे लिखते हैं, वो नियम कुछ है, उन नियमों को समझो। सारांश लिखने के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। क्या समझना होगा? सबसे पहली बात तो ये, पहला नियम ये कि भाई आपको इसको 1/3 में लिखना है। चूंकि प्रश्न में बोला ही होता है अधिकांश बार, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा 1/3 हो। अब आप गौर करो कि ये जो टाइप्ड मटेरियल है, इतनी ही चीज को लिखने में आपको कितना जगह लगता है। प्रश्न पत्र में जो जगह दिया हुआ है उसी चीज को लिखने में, एग्जैक्ट लाइन को लिखने में कितना जगह लगता है, उसके बाद फिर आप उसको काउंट करके 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, या काउंट कर लो कि भाई लगभग कितने शब्द यहां पर एक लाइन में है,
उसके अनुसार लगभग एक लाइन में जितने शब्द हैं टोटल शब्द आपके पास में आ जाएगा समथिंग में, और आप वहां से 1/3 निकाल लो, उतने शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो शब्द संख्या जो है यहां पर करना है। सबसे पहले क्या करना है भाई, यहां पर शब्द संख्या एक बार आपको कर लेना है। ठीक है बात, पहला काम ये जो है ना आरंभिक चरण में आपको ऐसा करना होगा, एग्जाम हॉल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए ऐसा करके रखो। एग्जाम हॉल में मत करते रहना, वहां पर उतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहां करना है, अभी घर में बैठकर किया करो ये, कि उसके बाद आपको देख के समझ में आ जाएगा कितने शब्द हैं लगभग। ठीक है, एक दूसरी बात, कभी भी हम लोगों को उदाहरण ना रिपीट करना होता है, ना ही आपको नया यहां पर इंक्लूड करना होता है। ध्यान रखेंगे, आप सारांश लिख रहे हैं, आपको किसी बात का सार बताना है, सार बताते हुए उदाहरण बताओगे क्या आप? लगातार मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स यहां पर उठा करके एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिया जा रहा हूं। अगर यहां कुछ एग्जाम्पल दिया है उसको रिपीट करना नहीं है, और दूसरा आपको अपने मन से भी नया रिपीट वहां पर नए तरीके के उदाहरण लाना ही नहीं है। जो कोई भी लाइन यहां पर आपको ऐसा लगे कि भाई ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है, उदाहरण के तौर पर बता रहा है, उस लाइन को काट दो, एकदम सिरे से काट दो, वो कभी रिपीट नहीं होगा। तीसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे, तीसरी बात क्या याद रखना है आपको, कि यहां पर कोशिश करें कि आप स्थानापन्न शब्दों का प्रयोग करें। स्थानापन्न शब्दों का यहां पर क्या करें, प्रयोग करें। स्थानापन्न शब्द मतलब कि अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बहुत सारे शब्द ऐसे लंबे चौड़े शब्द जो आते हैं, अरे राजू राजू काम से जी चुराता था, तो उसको बताओ ना राजू काम चोर था करके बस लिख दो। ठीक है बात, तो कई बार ऐसे शब्द यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना है। ठीक, फिर उसके बाद में एक चीज और आपको रखना है, क्या कि काल, लिंग और वचन ये परिवर्तित नहीं होने चाहिए। काल, लिंग, वचन परिवर्तित नहीं होने चाहिए। गलती से भी सारांश लिखते लिखते स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में ही लिखो, और एक वचन को एक वचन में, और बहुवचन को बहुवचन में, और काल तो चेंज करो ही मत भाई। यहां पर सारांश में अगर उसने लिख दिया, जैसे यहां पर है बोला है ना, बनाता है, घर बनाता है, ऐसा बोल रहा है, तो एक प्रकार से सामान्य वर्तमान काल में बात चल रही है, तो आप भी सामान्य वर्तमान काल में लिखिए, उसको सामान्य भूतकाल मत कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें, ये खुराक देता रहता है, जन्म देती है, तो दे रही है टाइप, मतलब वर्तमान में भी फिर आसन्न या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, इस प्रकार के बात हम लोग नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो है सामान्य वर्तमान काल में ही लिखेंगे जो भी आपको बताया गया है। जैसे अगर महाराणा प्रताप जी के बारे में आ गया, अब कोई लेखक यदि उनको वो ऐसे थे वैसे थे करके लिख दिया गया अगर, तो आप उनको है मत बना देना, वो थे तो थे ही रखो। मतलब भूतकाल में तो भूतकाल में बताओ, वर्तमान काल में वर्तमान काल में बताओ, अगर भविष्य वाली बात की गई है तो भविष्य काल में ही रखो। ठीक है बात, तो काल, लिंग, वचन, कारक कभी भी परिवर्तित नहीं करना है, जिसमें दिया गया है उसी में लिखना है। स्थानापन्न शब्द लिखना है, उदाहरण रिपीट नहीं करना है, 1/3 भाग में लिखना है। अब 1/3 के लिए आपको क्या करना है भाई, शब्द यहां पर काउंट कर लीजिए और लगभग शब्द आप लिख लीजिए। मान लो बात यहां पर अगर 100 शब्द हैं तो आप समझ लो कि आपको जो है 33 शब्द में लिखना है, इतना आप समझ लीजिए, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। चलिए एक बार पढ़ करके देखते हैं क्या बोला गया है भाई साहब ने। जब सर्दी का मौसम आने को होता है तो भालू अपने लिए किसी शांत जगह में शीतकालीन खोह चुनता या बनाता है। कुल मिलाकर के अर्थ ये निकाल सकते हो कि ठंड के दिन में भालू अपने गुफा में रहता है। ठीक है बात, कभी कभी वह किसी खोखले वृक्ष के तने को अपना घर बनाता है, कभी किसी टूटे पेड़ की जड़ों के नीचे बने सुराख में जा घुसता है, या स्वयं खोदकर अपने लिए खोखला बना लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लाइन है, जब सर्दी का मौसम आने को होता है तो भालू अपने लिए किसी शांत जगह में शीतकालीन खोह चुनता या बनाता है, ये जो बात इसने बताया, इसी बात को वो उदाहरण देकर एक्सप्लेन कर रहा है। कि यहां पर एक्सप्लेन क्या किया इसने, ध्यान से देखो यहां पर समझो इस चीज को, कि इसने एक्सप्लेन किया कभी कभी वह किसी खोखले वृक्ष के तने को अपना घर बनाता है, कभी किसी टूटे पेड़ की जड़ों को के नीचे बने सुराख में जा घुसता है, या स्वयं खोदकर अपने लिए खोखला बना लेता है। ये लो, पहले लाइन को ही जस्टिफाई करने के लिए ये 1.5 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है इसने। इसी को मैं बोल रहा था कि उदाहरण को नहीं लिखना है, तो आप तुरंत वहीं पर काटो कि भाई साहब ये तना, खोखला, पेड़, जड़, ये सब नहीं बताना है। हमने क्या बता, हमको बताना क्या है वहां पर, कि भालू शीतकाल में अपनी गुफा में रहता है चुपचाप, बस यही बात बस बताना है। ये 2.5 लाइन मात्र 1 लाइन में कन्वर्ट हो गया, इसी को तो 1/3 करना बोलते हैं जी। फिर अपने इस खोखले में घुसकर वह अपने आप को घास, पत्तों और मिट्टी से ढक लेता है। वाह,
कुल मिलाकर के ये भी वही वाली बात हो गई कि वो क्या है, अपने गुफा में चुपचाप से क्या है, पड़ा हुआ है। ठीक है बात। अब बोला गया वह खोखले में सांस लेने के लिए एक सुराख अवश्य ही छोड़ देता है। हाँ, ये वाली बात अब इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई। वह खोखले में सांस लेने के लिए एक सुराख अवश्य ही छोड़ देता है। ये एक नया तरीके का बात हुआ। तो कहां पर रहता है, गुफा में रहता है वाली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो सांस लेने के लिए जगह छोड़ा है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि भालू अपने विश्राम काल में हमेशा सोया ही रहे, पर वह उतने दिनों तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। उस समय उसके शरीर में बिना पचा हुआ भोजन चर्बी के रूप में मौजूद रहता है, जो घुल घुल कर उसे खुराक देता रहता है। यहां से लेकर यहां तक को आप ये समझ लो कि यहां पर क्या बताया गया कि वो सदैव सोता नहीं रहता है, वो जगता रहता है, और साथ में उसके भोजन की बात बताई गई। कई बार हमको एक भ्रम रहता है ना कि भालू तो इतने दिनों तक सोता है, ठंड में सोता ही रहता है। नहीं, जगता रहता है, लेकिन खाता नहीं है। उसकी चर्बी ही उसे ऊर्जा देती है। सीधा सीधा बात आप बता सकते हो यहाँ पर कि ठंड के शीतकाल में भालू खाना नहीं खाता है, बल्कि उसकी चर्बी ही उसे ऊर्जा दे रही है। खत्म, इतनी बात आपको बता देना है। ये घुल घुल कर खुराक ये सब बोलने के बजाय, बिना पचा हुआ भोजन बोलने के बजाय आप क्या बताओगे, उसकी चर्बी ही उसको ऊर्जा दे रही, घुल घुल कर खुराक के बजाय उसको ऊर्जा दे रही होती है, या उसका चर्बी ही उसके लिए भोजन का कार्य कर रही होती है। ऐसा बात बोल दो यार। ठीक है, चलो। अपने ऐसे शीतकाल के वास में जनवरी या फरवरी में मादा भालू आमतौर पर बच्चों को जन्म देती हैं। ये देखो, ये है क्या महत्वपूर्ण लाइन कि मादा भालू जो है शीत ऋतु में ही क्या कर रही है, बच्चों को जन्म दे रही हैं। ठीक है बात। जन्म के समय बच्चे बहुत ही छोटे और असहाय होते हैं। आप छोटे और असहाय को बता दो कि जन्म के समय बच्चे असहाय होते हैं। छोटे तो रहेंगे ही ना, बच्चे छोटे ही तो रहते हैं, और क्या होते हैं, बड़े पैदा होते हैं क्या। कई महीनों तक ये बच्चे अपने आप कुछ नहीं कर सकते और अपनी माता पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। ये देखो, अब इन दोनों लाइन को आप मर्ज कर सकते हो। जन्म के समय बच्चे असहाय होते हैं एवं अपनी माता पर निर्भर रहते हैं। सीधी सीधी बात, वहां से जन्म के समय ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं एवं अपनी माता पर निर्भर रहते हैं। इतनी बात बता दो। हर बच्चा वैसे अपनी मां पर ही निर्भर, बाप पे कौन रहता है, मां पे निर्भर रहते हैं सब। ठीक है। तो मादा भालू अपने बच्चों की बहुत सावधानी से रखवाली करती है। हाँ ठीक है, ये बात अब देखेंगे आगे वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्योंकि हर माँ तो रखवाली कर ही रही है। और हमने एक लाइन तो बोल दिया ना कि जन्म के समय में वो अपने माता पर निर्भर करते हैं। हाँ तो ठीक है, इसका रिवर्स लाइन क्या हुआ, माता बच्चों का ध्यान रखती है। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ गया इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर ऐसा ना करे तो हो सकता है कि उनका बाप ही उनको चट कर जाए। चट कर जाना, देखो चट कर जाना एक प्रकार का मुहावरा हो रहा है, ये कभी दोबारा प्रयोग मत करो। मतलब ये उदाहरण, मुहावरा, लोकोक्ति टाइप की चीजों को अवॉइड करो, इधर से बिल्कुल अवॉइड करो। चट कर जाना रिपीट नहीं दिखना चाहिए वो आपकी उसमें। ठीक है, चट कर जाना मतलब क्या, खा लेता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मादा भालू अपने बच्चों की रक्षा ना करे तो नर भालू अपने ही बच्चों को खा सकता है, इसलिए उसको रक्षा करना जरूरी है। भालू पिता अपने बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मौका पाते ही वह उन्हें मार डालने की चेष्टा करता है, पर मादा भालू के भय से वह हमेशा हमेशा शंकित रहता है। इतने लाइन में मादा भालू से लेकर के शंकित रहता है तक में एक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बात कि भाई मादा भालू अपने बच्चों की मादा भालू नर भालू से अपने बच्चों की रक्षा करती है, अन्यथा नर भालू ही अपने बच्चों को खा सकते हैं। या आप बोलो कि नर भालू अपने ही बच्चों के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। इतना लिखे, खत्म कर दो बात। क्या क्या समझ में आया इतने लाइन से हमको? पहली बात ये कि भालू शीत ऋतु में अपने एक गुफा में रहते हैं, सांस लेने के लिए एक स्थान जरूर छोड़ देते हैं, उनका बिना पचा भोजन ही उनको ऊर्जा देता है। मादा भालू इसी समय बच्चे को जन्म देती है और मादा भालू अपने बच्चों की, चूंकि बच्चे असहाय हैं, मादा भालू अपने बच्चों की रक्षा करती है। मादा भालू नर भालू से बच्चों की रक्षा करती है ताकि वे उन्हें खा ना लें, या नर भालू उनके शत्रु होते हैं, इसलिए मादा भालू उनकी रक्षा करती है। ये 4-5 पॉइंट हमने 4-5 लाइन निकाला। इन्हीं 4-5 लाइन को लिखोगे और आपका हो जाएगा कंप्लीट क्या, ये जो गद्यांश है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत सटीक तरीके से इसको जो है लिखना है। चलिए देखते हैं कि मॉडल आंसर में आपको क्या लिख करके मिला है। जाड़े में भालू अपनी गुफा में आराम से सो जाता है। ठीक, वह अपने शरीर को ठीक ढंग से ढक लेता है, पर सांस लेने की जगह बनाए रखता है। उसके शरीर की चर्बी ही भोजन का काम करती है।
उन्हीं दिनों देखो, अब यहाँ पर सर्वनाम इस टाइप का चल रहा है, शीत ऋतु ना बोल करके एक साथ। उन्हीं दिनों में मादा भालू बच्चे जनती है। उनके बच्चे पहली अवस्था में बहुत असहाय होते हैं। नर भालू अपने बच्चों को सदा खाने की ताक में रहते हैं। अगर मादा भालू सावधान न रहे तो असहाय बच्चों का जीवित रहना संभव नहीं है। सार पता चल गया, इतने ही लाइन में आपको सार तो पता चल गया ना कि क्या लिखा था उसमें। यहीं पर आपको अपना समय लगाना है भाई। 5 नंबर की बात होती है। आप बेमतलब वो 5 ठो पर्यायवाची शब्द को लिखने में जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, भाई फटाफट शब्द को लिख दो ना 5 ठो। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में लिखा जाता है 5 शब्द, ठीक है बात। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको समय लगाना है, इसको बहुत सोच के और अच्छे से आप ऐसा लिखेंगे तो आपको 4 नंबर तक मिलेगा, इसमें बिल्कुल मिलेगा। और शीर्षक भी ऐसा शीर्षक दिया है लोगों ने, भाई सीधी भालू के जीवन की बात बताई गई है ना, तो लिख दो ना, शीतकाल में भालू का जीवन खत्म। शीतकाल में भालू का जीवन, इतना ही तो बताया गया यहाँ पर। जाड़े में भालू का विश्राम लिखा है यहाँ पर, बात वही है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है भाई आप लोग को, ठीक है बात। ध्यान रखेंगे इसको बनाने के लिए, आपको सारांश लिखने के लिए, उसका उपयुक्त शीर्षक देने के लिए इसको ना अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और जो कुछ भी अभी बताया उसको गौर करना और अच्छे से उसको समझना भाई, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है क्या हमारे पास? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के साथ भी दिक्कत है। अपठित गद्यांश को लोग बाग क्या समझ लेते हैं भाई अपठित गद्यांश को लेकर के, कि अपठित गद्यांश आपको दिखा और आप इसको पढ़ने के पहले कूद जाते हो कहां? ये प्रश्न पर सीधा, ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन यहां पर देखेंगे हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी एवं इस लेख में महात्मा गांधी ने भारतीयों से क्या कहा था? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, कहां था हिंद स्वराज, कहां था, ये रहा हिंद स्वराज। फट से आप क्या करोगे आप कि पहले ढूंढ लोगे कि हिंद स्वराज यहीं, तो इसके ऊपर नीचे कुछ बात को बता देंगे। ये लो, ऐसी गलती नहीं करना है। यहां पर आपको समय लगाना है थोड़ा, जिसमें समय लगाओ, क्योंकि एक एक प्रश्न एक एक नंबर दे देता है आपको। 6 नंबर की बात होती है यहाँ पर। टोटल कितने नंबर का है देखो, 6 नंबर का। तो इस टाइप की हरकत मत करो, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। इंग्लिश में तो और ज़्यादा लोग बाग ये कर रहे हैं, क्या शब्द प्रश्न से उठाते देते हैं शब्द, उस शब्द को ढूंढेंगे और उस शब्द के ऊपर का एक लाइन, नीचे का एक लाइन, वो वाला लाइन लिखे, बात खत्म। नहीं, पढ़ो इसको पूरा पहले। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। इसे तो अपठित गद्यांश बोला कि भाई आपको यहाँ पर अभी पढ़ करके आपको थोड़ा सा निर्णय लेना है। आज से 100 वर्ष पूर्व मोहनदास करमचंद गांधी जी ने शिक्षा के परिवर्तन पर मंथन किया था। उन्होंने शिक्षा का विश्लेषण केवल विद्यालय पुस्तक तथा परीक्षा तक ही सीमित रखकर नहीं किया था, अपितु उन्होंने भारत की स्थिति पर विचार करने, प्रगति, सभ्यता तथा स्वतंत्रता को परखने का माध्यम बनाया था। ऐसा नहीं कि उनके प्रत्येक विचार से सभी सहमत हों, पर सभी इस बात से सहमत हैं कि उनके विचारों में समता, ईमानदारी, प्रखरता तथा भविष्य निर्माण की दृष्टि थी। प्रसिद्ध टिप्पणीकार जगमोहन सिंह राजपूत जी ने लिखा है कि भारत अनेक शिक्षाविद तथा नीति निर्धारक जब गांधी जी के हिंद स्वराज में दिए गए विचारों तथा बाद में बुनियादी शिक्षा और नई तालीम पर उनके विचारों से मुंह चुराते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वे गांधी जी के विचारों की गतिशीलता को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। हिंद स्वराज पुस्तक 1903 में लिखी गई। महात्मा गांधी पहली बार 1888 में विदेश के लिए रवाना हुए थे। वे 1888 से 1914 ईस्वी के बीच भारत में केवल 4 वर्ष ही रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे उन्हें भारत भ्रमण कर देश की परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए। इस सलाह के पूर्व ही गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। नवंबर 1905 में गांधी जी ने शिक्षा पर एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को सलाह दी थी कि उन्हें भारत में घटित हो रहे परिवर्तनों से सबक लेना चाहिए। उस समय गांधी जी अंग्रेजी एवं गुजराती में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाल रहे थे। वे भारत की सारी घटनाओं से परिचित थे। शिक्षा संबंधी विचार उस समय उनके मानस में अंकुरित हो चुके थे। उस लेख में उन्होंने कहा था कि भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि वे शिक्षा प्रसार के लाभों से परिचित हों, और यदि दक्षिण अफ्रीका की सरकार आगे नहीं आती है तो वे स्वयं आगे आकर भारतीय बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। ये आप 1 बार 2 बार कम से कम इसको पढ़ें ऐसा, और तब आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या कि भाई आखिर हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी? देखो यहां पर लिखा हुआ है 1903 में लिखी गई थी। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग कैसे कैसे देंगे, चलो देखते हैं। क्या बोला गया? हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी? 1903 में हुई थी। इस लेख में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों से कहा था कि उनका यह कर्तव्य है कि वे शिक्षा के प्रसार के लाभों से परिचित हों। इतना बात बोला था।
महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण जी ने कैसी सलाह दी थी? उन्होंने सलाह दी थी भारत के भ्रमण कर देश की परिस्थितियों को समझने का कोशिश करें। भारत में अनेक शिक्षाविद महात्मा गांधी शिक्षा संबंधी विचारों से क्यों सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि हमको एक लाइन दिया गया है, एक विचार बताया गया है। क्यों? क्योंकि या तो वे अब तक इनको समझ नहीं पाए हैं या तो फिर समझना चाहते नहीं हैं। महात्मा गांधी जी ने नवंबर 1905 में अपने लेख में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों से क्या कहा था? आखिरी वाला लाइन जो हम लोग पढ़े, अपने लेख में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को भारत की बदलती परिस्थितियों से सबक, ये जो है ये सबक लेने को कहा था। 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या दे दिया गया यहाँ पर, शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी जी की क्या अवधारणा थी? तो इसके बारे में हम देखेंगे कि शिक्षा पढ़ने या पढ़ाने का नाम नहीं है। शिक्षा का मतलब है देश की स्थिति, परिस्थिति, प्रगति, सभ्यता एवं स्वतंत्रता को परखने की समझ हो। गांधी जी की यही धारणा थी। पहली बार विदेश जाने के लिए कब रवाना हुए? 1888 में रवाना हुए। जरूरी नहीं कि 2 लाइन दिया तो 2 लाइन को भरो, जितना पूछा उतना ही लिखो। इतनी बात जो है पूछी गई, 6 प्रश्न पूछे गए और 6 के 6 आंसर आपको यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है बात, चलिए। अच्छा, अब आ गए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र पर। ठीक, देखो, हाँ चलिए तो प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या? पत्र, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। देखो, इससे पहले कि मैं यहां पर इसको आपको बताऊं, हमें कहीं और भी चलना चाहिए। देखिए, हाँ ये रहा, यही वो पीडीएफ है जो आप लोगों को शेयर किया गया है। ठीक है, मॉडल आंसर के साथ साथ में इस बार ये भी हमने शेयर किया था। पहले एक चीज को समझो, लेकिन आप लोग क्या चीज को? भाई पूछा क्या है? पूछा है प्रारूप। 2 शब्द होते हैं यार, ठीक है, 2 शब्द है हमारे पास में। एक शब्द है हमारे पास में प्रारूप, प्रारूप, और एक शब्द है हमारे पास में नमूना। प्रारूप और नमूना, ये दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग। प्रारूप जैसे ही पूछा तो आपको वहां पर केवल प्रारूप बताना है कि कहां पर क्या चीजें लिखी जाती हैं। जो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखी जाती है भाई? तो यहां पर जैसे लिखा गया है, हेडिंग डाला हमने अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, अर्ध शासकीय पत्र की संख्या, दिनांक, प्रेषक का नाम, पदनाम, विभाग कार्यालय का नाम, विषय, प्रिय श्री या प्रिय महोदय या प्रिय, फिर लास्ट कुछ नहीं लिखना है बीच में, ना आपको डेट लिखना है, ना पत्र संख्या लिखनी है, ना प्रेषक का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, विषय, आपको बीच में भी कुछ नहीं लिखना है। आप खाली एक लाइन डैश डैश करके डाल के पूर्ण विराम डाल दो, लास्ट में लिख दो साभार सप्रेम आदर सहित, यहाँ हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करके डैश, ये नाम ना भी लिखो चलेगा, हस्ताक्षर बस लिख के छोड़ दो। यहाँ पर प्रति मतलब किसको किसके लिए यहाँ पर जा रहा है वो वाली बात बता दो, और उसमें भी नाम, पदनाम, शासकीय पता और स्थान, बस इतना। मतलब आपको ये लिखना होता है करके आपको बताना, ये प्रारूप होता है। ये क्या होता है भाई? प्रारूप होता है, अर्धशासकीय सरकारी पत्र का प्रारूप। अब यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पत्र लेखन अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है, इसके लिए एक बड़ा सा वीडियो हमारा बना हुआ है जो शायद YouTube में अवेलेबल नहीं है, हमारे ऐप में है। तो पत्र लेखन को लेकर के जो चर्चा है, या क्लास में भी जो मैं सिखा रहा होता हूँ, या तो आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन अभी मैं देख पा रहा था, और पत्र लेखन का पीडीएफ भी अगर मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो अर्धशासकीय पत्र का या जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं सब शेयर कर दूंगा। ये जो पत्र होते हैं, आप गौर करेंगे, नमूना और प्रारूप शब्द को समझना पहले जरूरी है। और ऐसे जो हरकत हम करते हैं ये कहलाता है क्या? प्रारूप। क्या कहलाता है? ये प्रारूप कहलाता है। दूसरी तरफ यदि यहां पर जैसे अगला परिपत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए बोला था, अगले में क्या बोला था आपके प्रश्न में? नमूना। दोनों प्रश्न इसीलिए दिया गया था, नमूना। दूसरे प्रश्न में हमने नमूना पूछा है, तो प्रारूप में देखो वहां पर डैश डैश डाल के लिखा गया था। अब यहां पर नमूना पूछा है, तो नमूना पूछने पर आपको ये सारा चीज लिखना है। क्या? परिपत्र का नमूना, पत्र क्रमांक, देखो वहां पर लाइन छोड़ा था हमने, और यहां पर हमने क्या किया है? 356, 10, 9, 23, कुछ भी, मतलब कुछ भी नंबर, कुछ भी डेट लिखो, रैंडम लिखो। कार्यालय, अब देखो इसमें बोला है जिसमें राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त महाविद्यालयों से उन प्राध्यापकों की सूची की मांग की गई हो जो कोचिंग पढ़ाते हैं। मतलब ये राज्य उच्च शिक्षा विभाग जो है
क्या कर रहा है, एक लिस्ट मंगा रहा है कौन कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में ऐसा करके एक रैंडम जो है प्रश्न क्रिएट किया गया। तो परिपत्र में आप पत्र क्रमांक लिखे, पत्रांक लिखे, फिर आप बताओगे कौन भेज रहा है, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ ये भेज रहा है ना भाई, हमारे राज्य का नाम ही तो लिखोगे। प्रेषक कौन है, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर छत्तीसगढ़। किसके लिए भेज रहे हैं, प्रति प्राचार्य समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ़। याद रखना कभी भी आपके नाम या रैंडम किसी का भी नाम या किसी विद्यालय का नाम, किसी महाविद्यालय का नाम, किसी विशेष विभाग का नाम, जैसे इसमें बोल दिया गया था ना प्रश्न में उच्च शिक्षा विभाग, तो हमने लिख दिया जरूर, लेकिन आप कोई भी टाइप का यहां पर नाम, पता या विद्यालय, महाविद्यालय किसी भी संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप ध्यान रखें। आप यहां पर रैंडम यहां पर क्या लिख दिए, समस्त महाविद्यालय, खत्म। दिनांक वहां डाल दिया हमने, कोचिंग में पढ़ाए जाने वाले प्राध्यापकों की सूची बाबत जो है, तो महोदय मुझे पत्रांक डैश 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 के परिप्रेक्ष्य में यह कहने का निर्देश हुआ है कि महाविद्यालय में ऐसे समस्त प्राध्यापकों की सूची तैयार की जाए जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। यह सूची हर हालत में मेरे सम्मुख, कुछ भी डेट डाल दो, 10 तारीख का ये है तो 7 दिन का समय दे करके 17 सितंबर तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पर भवदी हस्ताक्षर उच्च शिक्षा निदेशक, खत्म। कहीं से लेकर कहीं तक कोई नाम दिख रहा है क्या, कोई नाम नहीं लिखना है आपको। साथ ही साथ प्रतिलिपि किसको दी गई है वो भी बताएंगे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रदेश के समस्त उप शिक्षा निदेशक, प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रदेश के समस्त लेखाधिकारी, इनके पास में जो है ये प्रतिलिपि इसकी चली गई है। तो ये होता है क्या, नमूना। अगर इसी को मुझे प्रारूप बोला होता तो क्या करते, परिपत्र का नमूना, पत्रांक खाली, विभाग डैश, प्रेषक विभाग डैश, या प्रेषक लिख के ही एक लाइन खींच दो, प्रति एक लाइन खींच दो। किसको भेज रहा पता नहीं, आपको यह बताना होता है। अगर उसने बोल दिया क्या, अगर बोल दिया गया है आपको कि आपको केवल और केवल प्रारूप लिखना है तो आप पत्रांक नामक शब्द लिखेंगे, आप विभाग कुछ भी है विभाग, आप प्रेषक, प्रति, और ये सब के बजाय यहां पर लाइन बस खींच देंगे। अब 3-3 लाइन खींच के जगह तो वेस्ट करोगे नहीं, एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो। फिर आगे बताओगे आप क्या कि हाँ, आप आगे लिखोगे क्या लिखोगे, विषय। आप आगे विषय को लिखोगे, विषय कुछ भी नहीं लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे, दिनांक भी लिखना होता है लेकिन यहां दिनांक नहीं डालोगे। महोदय के बाद में फिर 1 लाइन 2 लाइन लिख करके लिख दिए। यहां पर भवदी नामक शब्द लिखोगे, हस्ताक्षर लिखोगे, लेकिन ये नहीं लिखोगे, यहां पर डैश लिखोगे, प्रतिलिपि करके लिखोगे और यहां पर पूरा डैश लिखोगे। ये प्रारूप होता है। तो प्रारूप और नमूने में अंतर समझिए। और ये चीज आपको दी गई है और जिनके पास में नहीं है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा इसको कि भाई ये जो प्रतिरूप का या इसका नमूना पूछा गया है, नमूना और प्रारूप, तो ये कैसे लिखते हैं, इस तरीके का आपको सीखना है। ठीक है बात। चलिए, इसी में 2 नंबर अब यहाँ है ही, तो 2 नंबर वाले प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया, इसका प्रचलन समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, इसमें उत्तम पुरुष और एक वचन शैली का प्रयोग होता है, भाषा मित्रवत होती है, यहाँ पर जो है ध्यानाकर्षण के लिए इसको लिखा जाता है या फिर स्पष्टीकरण करने या मांगने के संदर्भ में किया जाता है। इसको जो है अर्ध शासकीय पत्र को डेमी ऑफिशियल अर्थात डीओ बोला जाता है। इसमें जो है गोपनीयता शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है ऊपर में कि भैया अगर कोई गोपनीय है, 2 अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ठीक है। इसमें देखो कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं भाई, ये ऐसा नहीं लिखना आप, ये मैं देख रहा था, ये प्रायोग हो गया, प्राकार हो गया। हाँ, तो ये जो पीडीएफ जितने लोगों के पास चला भी गया है, ये सब मात्रात्मक त्रुटि सुधार लेना है ना, ये प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं हुआ था ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो समझदार लोग हो आप लोग, अधिकारी बनने वाले हो, इतनी तो समझ की उम्मीद आपसे करूंगा मैं। चलिए, परिपत्र क्या है, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक विभागों कार्यालयों को भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। ये परिपत्र के बारे में आपको लिखना था। ठीक है बात। चलिए देखते हैं, ये तो हमने समझा कि भाई आपको क्या करना होगा पत्र लेखन के लिए, लेकिन आपको कितना जगह मिल रहा है उसके आधार पर आपने क्या किया। जैसे मॉडल आंसर में दिया गया है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अब मुद्दा ये, प्रारूप बोले तो देखो डैश 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 लिखना है,
आपको उतना जगह तो नहीं मिला जितना वहां पर हमने अभी जो बताया था पीडीएफ उसमें मिला, तो जगह के अनुरूप यहां पर कुछ काम करना पड़ जाएगा। हेडिंग तो आप डालोगे ही, अर्ध सरकारी पत्र का, अर्ध शासकीय पत्र का क्या लिखोगे आप, प्रारूप, ऐसा लिख दोगे। हेडिंग डाल दिया आपने। यहां पर आप क्रमांक और दिनांक लिखते हैं करके बताओगे। प्रेषक का नाम, पदनाम, विभाग, विषय, प्रिय, एक लाइन में ही देखो इन्होंने यहां पर पूर्ण नाम लिख दिया और नीचे ही हस्ताक्षर। अब देखो लिखना चाहिए क्या, साभार पहले और उसके नीचे हस्ताक्षर, लेकिन उसका जगह खत्म है, इसलिए हमने यहां पर प्रति, नाम और पदनाम एक साथ यहां पर नाम पदनाम लिख दिए। कायदे से जिस लाइन में साभार है उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए था हस्ताक्षर को, और उसके नीचे प्रति, उसके नीचे नाम, उसके नीचे पदनाम, 3 लाइन एक्स्ट्रा लगता, इसलिए यहां पर इसको शॉर्ट किया गया है। इतना जो है आपको भी करना पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज है जो नहीं करना है, जो आप लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग कि आपको पता चल जाता है कि लाइन कम है, आप इसको बीच से ऐसा काट रहे हो और उसके बाद यहां से यहां तक लिख रहे हो, फिर उसके बाद यहां से ऐसा लिख रहे हो। भाई ये पेज आपको दे दिया गया है पत्र के लिए, आप ऐसी हरकतें मत करो कि बीच से काट करके आधा इधर आधा इधर, एक पेज को 2 पेज बनाने की होशियारी नहीं दिखाना। वहां पर आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है, बस खत्म। ठीक है बात, तो बिल्कुल ऐसा ना करें आप, ये पेज में बांटने वाला काम मत करो, बिल्कुल नंबर कटेगा उसमें। पत्र की विशेषता अभी हमने देखी थी, ये देखो यहाँ पर 4 विशेषता इन्होंने लिख दिया है। भाई मॉडल में हमारे लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस पत्र का प्रचलन समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होता है। वही एक वचन वाली बात, ध्यानाकर्षण वाली बात, मित्रता, भाषा मित्रता पूर्ण होती है। डीओ वाली बात को नहीं लिखा, जगह भी नहीं है, 2 नंबर की बात है, कितना लिखोगे। ठीक है, 2-3 पॉइंट लिख दिए, पर्याप्त है, जगह के अनुसार ही लिखा जाएगा ना भाई। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग क्या, परिपत्र का नमूना। अब इसमें देखो इतना में ही नमूना लिखना है। पत्रांक देखो, वहां पर हमने देखा था उच्च शिक्षा विभाग के नीचे रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा था, लेकिन अब हमको जगह बनाना है, हमने यहीं पर रायपुर छत्तीसगढ़ लिख दिया। फिर प्रेषक, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर छत्तीसगढ़, भाई वैसी बात, प्रेषक, प्रति, फिर एक ही लाइन में लिख दिया आगे। फिर विषय, कोचिंग में पढ़ाए जाने प्राध्यापकों की सूची बाबत। महोदय, मुझे कहने का निर्देश हुआ है। अब देखो वहां पर जो एक्चुअल जो सीन है वहां पर आपको पूरा नंबर लिख के बताया गया था, लेकिन यहाँ जगह जैसा बनेगा वैसा बनाना पड़ेगा ना हमको, इसलिए मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि महाविद्यालय में ऐसे समस्त प्राध्यापकों की सूची की तैयार की जाए जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। खत्म। अब उसके बाद में डेट वगैरह भी यहाँ पर अब जगह नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन इतना में समझ में आ जाता है कि आपको जो है परिपत्र का नमूना बोलते ही समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है। भवदी उच्च शिक्षा निदेशक, प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालय, और भी पॉइंट थे प्रतिलिपि में, लेकिन जितना जगह है उतना ही हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। परिपत्र क्या है हमने अभी बताया, परिपत्र क्या है वही परिभाषा यहाँ पर लिख रही है। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो है पीएससी में लगातार आ रहा है, और आप ये गौर करो कि यहाँ पर सारे जो शब्द होते हैं वो यूं ही ऐसे ही कहीं के भी रैंडम शब्द नहीं है, ये सब प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं। तो प्रशासनिक शब्दावलियाँ आप पढ़िए, ये आपको विनय कुमार पाठक जी की किताब में मिल जाएगा और अन्य जगहों से भी आप देख सकते हैं। एडजर्न मतलब स्थगित होना, एमनेस्टी मतलब आम माफ़ी, नेपोटिज्म मतलब कि स्वजन पक्षपात, इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण, डेपुटेशन मतलब कि प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति को डेपुटेशन बोला जाता है। तो ये तो डायरेक्ट भाई हिंदी अंग्रेजी वाली बात है, आपको पढ़ करके रखना है इसको। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद, इसमें भी 1-2 बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। वैसे सीधी बात बताऊँ तो इसको जो हमारी इंग्लिश वाली मैडम है ना, वो मैम जो है आपसे इन पर चर्चा करेंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में कि भाई कैसे इसको ट्रांसलेट करना होता है, कैसे इसमें, क्योंकि आपको ज्ञान की, पूरे इंग्लिश के ज्ञान की ज़रूरत है, आपको टेंस सीखना होगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ सीख करके तब आप करेंगे। लेकिन एक बात है जो मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि भाई साहब इसको सारांश नहीं लिखना होता है, समझ रहे हो। अधिकांश लोगों की कॉपी में एक समस्या बनी हुई है कि अंग्रेजी में अनुवाद करने बोला है और लोगों ने हिंदी में पढ़ दिया कि हाँ क्या बोला गया है, और वैसे ही कुछ लिखने की कोशिश कर दी। नहीं, लाइन बाय लाइन। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? एकदम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है। वुड वन हैव एवर थॉट दैट वन डे वी विल बी ऑन द मून? यहां पर इस चीज को ध्यान देना, जैसे यहां पर एक्सक्लेमेटरी लगा दिया गया, यहां पर एक्सक्लेमेटरी लगाओ। जैसे बोल दिया गया, क्या कभी किसी ने सोचा होगा, आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है। ये नहीं कि इतना को पढ़ के इसका एक क्या निकाल देना है, सारांश निकाल के अपने हिसाब से अंग्रेजी में कुछ भी छाप देना है। लाइन बाय लाइन। ये सपने जैसा ही था, है ना? इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम, वॉजंट इट?
ऐसा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। हाँ, लेकिन इसमें जितना भी टेंस वगैरह सारा और जो वर्डिंग्स के यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको जो है इंग्लिश वाली मैडम जो है अपनी इंग्लिश वाली वीडियो में जो है अच्छे से समझाएंगी। ठीक है बात। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इजंट इट, है ना, है ना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बात। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का वीडियो चूंकि 100 नंबर का है, काफ़ी बड़ा था। आप अगर सीधे इस पार्ट 2 को देख रहे हैं तो पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, दोनों को मर्ज करके देखिए। 100 नंबर के आपके प्रश्न जो हमने दिए थे उसके उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।